सम्माननीय बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं आज के इस कार्यक्रम में, हमारे मीडिया बंधु, सुरक्षाकर्मी भाई और बहनें, उपस्थित सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अपना दल आपका ही लगाया हुआ पौधा है। आप सब ने इसको सींचा है, इसको पाला है, इसको पोसा है और आप जैसे साथी का त्याग, आपकी तपस्या, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है जिसने आज पार्टी को इतनी ताकत दी है। आज हम सारे लोग जो विधायक बनकर, सांसद बनकर, मंत्री बनकर, राज्य मंत्री बनकर या किसी न किसी आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष में आपके बीच सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। अपना दल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपना दल दूसरी आजादी का संघर्ष है। वो संघर्ष जिसकी शुरुआत गांव के कोने कोने में बैठे दबे कुचले समाज के लोगों ने यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नेतृत्व में अपने सम्मान और स्वाभिमान का ये केसरिया नीला परचम अपने हाथों में लेकर उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। और बहुत सारे साथियों को हमने इस संघर्ष में गंवाया, बहुत सारे साथी बिछड़ गए। स्वयं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आज हम सब के बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी जो विचार उन्होंने हमें दिया, वो विचार निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और उनके दूसरी आजादी के इस विचार को लेकर निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम सारे साथी जी जान से लगे हुए हैं। और जितनी भारी संख्या में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं, यकीन मानिए आपकी उपस्थिति हमारे साहस को बढ़ाती है, हमें संघर्ष करने की और शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है। कितना विशाल जन समूह हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमारे संघर्ष की दिशा बिल्कुल सही है। सम्मानित साथियों, एक वक्त था जब ये देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और न जाने कितने भारतवासियों ने अंग्रेजों के तमाम जुल्म अत्याचार को सहन करते हुए भी बिना डरे, बिना झुके अंततः उन्हें अपने देश की सीमाओं को छोड़ने के लिए विवश किया। भारत स्वतंत्र हुआ। वो लड़ाई पहली आजादी की लड़ाई थी, जिसमें हमने तोप, तलवार, बंदूक, बारूद सब कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन आज भारत स्वतंत्र है और आज हमें ना तोप की जरूरत है, ना तलवार की जरूरत है, ना बंदूक की जरूरत है, ना बारूद की जरूरत है, क्योंकि आजाद भारत के संविधान जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने रचा, उसने हमें एक वोट की ताकत दी और इस एक वोट की ताकत से दूसरी आजादी के सपने को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी आजादी का सपना समाज के दबे कुचले, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, किसान, गरीब, मजदूर की, देश के
संसाधनों में, देश की पूरी व्यवस्था में सम्मान पूर्वक भागीदारी का सपना है। और अपना दल का यह मानना है कि लोकतंत्र के चारों महत्वपूर्ण स्तंभों में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और यहां तक कि मीडिया, इन चारों महत्वपूर्ण स्तंभों में दबे कुचले शोषित वंचित समाज के वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर आप न्यायपालिका में नहीं हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप मीडिया में नहीं हैं तो भी आप कमजोर हैं। अगर राज्य की विधानसभाओं में, देश के सदनों में आप नहीं हैं तो भी आप कमजोर हैं। और अगर आप देश की नौकरियों में नहीं हैं तो भी आप कमजोर हैं। किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी मौजूदगी, उसकी भागीदारी, उसकी उपस्थिति होनी ही चाहिए। और यह सब कुछ आपके वोट की ताकत से संभव है। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा चुनाव आपको यह अवसर देता है कि अपने हक, अधिकार, सम्मान के लिए आप खड़े हो सकें। लेकिन अपने वोट की ताकत का उपयोग आप कितनी दूरदर्शिता, कितनी सूझबूझ और कितनी समझदारी के साथ करेंगे, ये आपके हाथों में है। चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल अनेक विषयों को उठाते हैं और भारतीय समाज इतना भावात्मक है कि जब मतदान का समय करीब होता है, चुनाव का समय करीब होता है, तो अक्सर किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे को उठा दिया जाता है और हम उस मुद्दे में इतना उलझ के रह जाते हैं कि हम सारे बड़े विषयों को भूल जाते हैं जिनकी बातें हम चुनाव से पहले किया करते हैं। हम सारे लोग आपके बीच यही कहने के लिए आए हैं कि आप उन मुद्दों की, उन विषयों की पहचान करिए जिनके लिए आपको खड़ा होना है। लोकतंत्र के समस्त स्तंभों में भागीदारी का स्वप्न पूरा करने के लिए आपको अपना हित अहित पता होना चाहिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि अपना दल आपके अधिकार, आपके सम्मान की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संघर्ष कर रहा है। बहुत सारे विषय हम समय समय पर उठाते हैं, बार बार उठाते हैं और उन विषयों की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के बीच में चर्चा करते हैं, सड़क पर चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं और सरकार के कानों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ऐसे तमाम विषयों की चर्चा मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने की। एक विषय जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आपने सुना हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य जी के और माननीय विधायक डॉक्टर सरोज जी के मुख से आउटसोर्सिंग। अखबार पढ़ते हैं आप, टीवी मीडिया सबसे अवगत रहते हैं। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली जो नियुक्तियां होती है उनमें आरक्षण नीति के पालन का नियम सरकार ने बनाया। क्योंकि आज छोटे मोटे पदों की जो नियुक्तियां होती हैं उनको आउटसोर्सिंग के जरिए, प्राइवेट एजेंसीज के जरिए हम करते हैं। एक लैब टेक्नीशियन रखना है, एक ड्राइवर रखना है, एक चपरासी रखना है, कोई भी छोटा मोटा इस तरीके का हमें कर्मचारी चाहिए
तो हम प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से नियुक्तियां कर लेते हैं। ये क्लास 3, क्लास 4 की छोटी मोटी नौकरियां भी जो दलित, पिछड़े समाज से आने वाले गरीब तबके के लोगों को, कमजोर तबकों को मिलने की एक उम्मीद थी, अगर आरक्षण नीति का पालन होता तो वो उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और इसलिए अपना दल निरंतर हर मंच पर इस बात को उठा रहा है। हमने इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी उठाया है, देश की संसद में उठाया है, राज्य की विधानसभा में उठाया है, मुख्यमंत्री के सामने उठाया है और बार बार उठा रहे हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये परिवर्तन हो नहीं जाता है कि कमजोर वर्गों से आने वाले लोगों को जो छोटी मोटी रोजी रोटी का जुगाड़ होने की भी एक संभावना है, ये प्राइवेट लोगों के हाथों में देकर जो आरक्षण नीति का पालन नहीं करते हैं, हम उस गुंजाइश को भी पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। इसलिए अपना दल की ये मांग है कि आउटसोर्सिंग के जरिए जितनी भी भर्तियां होती हैं, उन सब में जो एक संविधान सम्मत हमारे आरक्षण का प्रावधान है, उसका ख्याल किया जाए, उसका अनुपालन किया जाए। ये एक विषय है और ऐसे तमाम विषय हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, कुछ महीनों पहले पिछले वर्ष एक विषय आया था जिस पर सरकार ने अध्यादेश लाने का काम किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने जो 200 पॉइंट के रोस्टर की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। क्या थी ये 200 पॉइंट के रोस्टर की व्यवस्था? 200 पॉइंट के रोस्टर की व्यवस्था के अंतर्गत पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे विश्वविद्यालय को एक इकाई के रूप में माना जाता और पूरे यूनिवर्सिटी को एक इकाई मानते हुए आरक्षित पदों पर नियुक्तियां की जाती। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया कि यूनिवर्सिटीज में 13 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम लागू होगा नियुक्तियों में। 13 पॉइंट का रोस्टर लागू होने से पूरे विश्वविद्यालय को, पूरी यूनिवर्सिटी को एक इकाई न मानते हुए एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग इकाई के रूप में माना जाता। और जब एक एक डिपार्टमेंट को एक इकाई के रूप में मानते हुए आरक्षण की नीति को लागू करने का प्रयास किया जाता, तो आरक्षण की नीति लागू भी नहीं हो पाती, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी से ज्यादा वैकेंसीज निकलती ही नहीं है। और जो रोस्टर सिस्टम बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी पिछड़े या दलित या आदिवासी का नियुक्ति का नंबर 7वें, 14वें, 13वें ऐसे स्थान पर ही जाकर आता है। तो जब वैकेंसी 1 या 2 या 3 है, तो 14वें स्थान पर अगर किसी को मिलने की संभावना है तो वो संभावना ही खत्म हो जाती है अगर 13 पॉइंट का रोस्टर लागू हो जाता है। हमारी पार्टी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, सरकार ने इसको संज्ञान में भी लिया और यूनिवर्सिटीज में नियुक्ति के लिए जो 200 पॉइंट का पूर्ववर्ती रोस्टर था उसको बहाल किया गया। इसकी चर्चा संसद में हुई और इसकी चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों की एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर क्या भागीदारी है, उसके आंकड़े मैंने बड़े स्पष्ट रूप से रखे। लगभग 0 के बराबर भागीदारी है। यानी सोचिए, आपकी देश के एजुकेशन सिस्टम में आप है ही नहीं, आप गायब हैं देश की शिक्षा व्यवस्था से। क्या भविष्य बनाएंगे आप अपने बच्चों का और अपने समाज का? आप नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। ये हालात हैं। 0.3%, 0.02%, इस तरीके के आंकड़े थे। मेरे पास अभी वो आंकड़े नहीं है, लेकिन आप संसद का मेरा भाषण सुनेंगे तो उसमें सारे आंकड़ों को मैंने प्रस्तुत किया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं
और आपको इन विषयों पर जागरूक होकर सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनसे चर्चा करिए, उनसे प्रश्न करिए, उनसे पूछिए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या करेंगे आप मेरे स्थिति को सुधारने के लिए। यह आपका अधिकार है। ऐसी वोट मत दीजिए कि किसी ने कोई भी भावनात्मक मुद्दा उठा दिया और आप जुनून में आकर वोट कर गए। आपको दिमाग से सोचने की जरूरत है। और दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज तो दिल से ज्यादा सोचता है, दिमाग से तो सोचता ही नहीं। अपने हक अधिकार की बात को सोचिए। एक विषय और मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश के विभिन्न राज्यों में जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका कट ऑफ सामान्य वर्ग के बच्चों के कट ऑफ से कहीं ज्यादा आ रहा है। ऐसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है। इस विषय को भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। तमाम राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़ी जातियों के जो बच्चे हैं, उनको जनरल बच्चों से ज्यादा कट ऑफ अंक प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नौकरियां सामान्य कोटे में हैं, उसमें उनको नियुक्ति मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो सामान्य वर्ग के बच्चों से ज्यादा कट ऑफ अंक ला रहे हैं, तो उनको सामान्य वर्ग के कोटे में जो नौकरियां हैं वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रश्न के साथ मैं आपको आज छोड़कर जाना चाहती हूं। सोचिए, चिंतन करिए और प्रश्न करिए, प्रश्न उठाइए, चट्टी चौराहे पर इसकी चर्चा करिए। ये असंतुलन है। क्यों है? क्योंकि आप चुप रहते हैं, आप जुबान नहीं खोलते, इसलिए ये असंतुलन है। अपने हक के लिए खड़े होना सीखिए, तब आपको अधिकार मिलेगा। हम एक विषय को अभी परसों ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। एक विषय है जो हम लगातार कई वर्षों से उठा रहे हैं। डॉक्टर जमुना जी ने उसकी चर्चा भी की कि हमारे देश की जो न्यायपालिकाएं हैं, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जजेस की बहुत कमी है, न्यायाधीशों की बहुत कमी है और बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में। लाखों की संख्या में मामले लंबित हैं। जब न्यायाधीशों की संख्या कम है तो उन मामलों का निपटारा कैसे होगा? और जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है। जजेस ही जजेस की नियुक्ति कर देते हैं। देश के संविधान में यह प्रावधान है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन सरकार चाहे तो कर सकती है। भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो जाने से समाज के हर वर्ग के लोगों को न्यायपालिकाओं में भागीदारी मिल सकने की संभावना है। इससे एक और जो हमारे यहां जजेस की संख्या में कमी है, हमें और अधिक संख्या में नए जजेस मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर दबे कुचले समाज के लोगों की न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों के पद पर भागीदारी लगभग शून्य है। तो ऐसे वंचित समाज के लोगों को भी न्यायपालिकाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसलिए अपना दल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग को निरंतर उठा रहा है। और साथ ही भारत सरकार में हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय अलग से बना हुआ है, हमारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बना हुआ है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक
भारत सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से नहीं बन पाया और पिछड़े वर्गों के बीच ये भावना है और इस मांग को भी हम मजबूती से निरंतर उठाने का काम कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र की सरकार में भी एक पृथक मंत्रालय, एक अलग से मंत्रालय गठित किया जाए। विषय बहुत सारे हैं। 1931 में देश में जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना हुई थी। अंग्रेजों का समय था, आजादी से पूर्व की बात है। उसके बाद से देश में जातीय जनगणना नहीं हुई। 2011 में संसद में शोर मचा। सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले तमाम पार्टियों के लोग खड़े हुए और पूरी संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि 2011 की जनगणना जातीय आधार पर कराई जाएगी ताकि हम ये जान सके कि भारत जो जातियों का महासमुद्र है उसमें हर एक समाज, हर एक जाति के लोगों की असली संख्या क्या है। सरकार योजनाएं बनाए, फंड्स दे तो किस आधार पर दे, किसको कम चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, इसका आकलन कैसे हो। लेकिन 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। 2021 में फिर से जनगणना होनी है। 10 साल के बाद जनगणना होती है। हमारी पार्टी निरंतर इस विषय को कह रही है कि देश में कभी भी पिछड़ों की गिनती नहीं हुई है। देश में आदिवासियों की गिनती होती है, अनुसूचित जाति की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती कभी नहीं होती है। और मंडल कमीशन जब आया था 90 के दशक में, तब उसने 54% की आबादी का एक आंकड़ा दिया था या 52% की एक आबादी का आंकड़ा दिया था। लेकिन चूंकि इस देश में कभी पिछड़ों की जनगणना नहीं हुई है, इसलिए पिछड़ों की सही आबादी क्या है, उनकी सही संख्या क्या है, यह आज भी देश में किसी को नहीं मालूम। सब अनुमान पे बात करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी निरंतर इस बात को कह रही है कि 2021 की जनगणना का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें एससी का कॉलम है, एसटी का कॉलम है, ओबीसी का कॉलम नहीं है। ओबीसी के कॉलम को भी जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा ये जनगणना की एक्सरसाइज भी पूर्व की एक्सरसाइज के जैसी ही रहेगी। तो ये तमाम विषय हैं जो आज के इस अवसर पर मैंने आपसे चर्चा करना आवश्यक समझा। मैं आपसे इतना ही कहकर जाना चाहती हूं कि आप सब हमारी ताकत को बढ़ा सकते हैं। आज हम प्रदेश के दोनों सदन में हैं। हमारे 9 विधानसभा के सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं। मैं और माननीय हमारे सांसद रॉबर्टगंज पकौड़ी लाल कोल जी देश की लोकसभा में हैं, हम 2 की संख्या में हैं। हम किसी भी बात को कहने से पीछे नहीं हटते, लेकिन आप जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल ही सब कुछ है। आप चाहते हैं कि अपना दल की आवाज और बुलंद हो, तो ये 2 और 10 की संख्या को आपको और आगे बढ़ाना होगा। और ये तभी संभव होगा जब जमीन पर हमारा संगठन मजबूत होगा, नए साथी संगठन में जुड़ेंगे, नई ऊर्जा लेकर आएंगे, संगठन का विस्तार होगा,
हर बूथ पर सामाजिक न्याय की विचारधारा का सिपाही तैनात होगा। हर चट्टी चौराहे पर कमजोर दबे कुचले वर्ग के हितों की आवाज उठाने वाला, चर्चा करने वाला कोई अपना दल का सिपाही होगा। तब जाकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का जो ये सफर है, ये और ताकत के साथ और मजबूती के साथ और बड़े कारवां के साथ हम तय कर पाएंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर जो नए साथी हमारे संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए, हमारी विचारधारा को और गति देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं पार्टी की ओर से अभिनंदन करती हूं। इस आशा और विश्वास के साथ कि वो पार्टी की और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिद्धांतों को, आदर्शों को, उनकी नीतियों को, उनकी कल्पना को, उनके सपने को प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे। और आप में से हर वो व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित है, हमारे कारागार राज्य मंत्री जी ने बड़ी ही रोचक कहानी आपको सुनाई। तो उसमें जो तीसरा श्रोता है ना, कि दिल तक अपना दल की बात को लेकर जाए, आप सबने हाथ उठाया। मैं चाहती हूं कि जो सारी बातें हमने यहां पर कही, उसे अपने दिल में लेकर जाइए और उन बातों को साझा करिए और लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़कर हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपना योगदान, अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका स्नेह, आपका प्रेम ही हमें यहां तक लेकर आया है और आपका स्नेह इसी प्रकार मिलता रहेगा तो हम अपनी लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ेंगे। और यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जिस कार्य को अधूरा छोड़कर हम सबको यूं ही छोड़कर चले गए हैं, उस कार्य को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना ही कहते हुए आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए, और पीछे तो मैं देख रही थी निरंतर बहुत धूप भी लग रही थी, फिर भी आप सब बैठे हुए थे। एक मेरे साथी बुलबुल जी आगे बैठे हुए हैं, बोले कमेरा समाज है, धूप में बैठेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सबका स्नेह है कि आप कष्ट सहन करके भी घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, शीश झुकाकर नमन करती हूँ। आपका प्यार, आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय भीम, जय अपना दल।